Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. कैसे हैं आप सभी? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल. आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है. अपने सेशन की शुरुआत करते हैं. दोज हु आर जॉइनिंग अस फॉर द फर्स्ट टाइम उनको बता दूं कि वे डिस्कस द करंट अफेयर्स. हम एमसीक्यूज़ के फॉर्मेट में भी डिस्कस करते हैं और कहाँ कहाँ पे वन लाइनर न्यूज़ पे भी हम न्यूज़ को कवर करते हैं. जहाँ पे इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन होता है वहाँ पे इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन के साथ उस न्यूज़ को समझते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द नीड हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं. एंड तक बने रहिएगा. हम कुछ एमसीक्यूज़ को भी सॉल्व करेंगे. तो कॉम्प्रिहेंसिव सा ये सेशन रहेगा. अपनी पहली न्यूज़ आ रही है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड. तो तुहिन कांता पांडे जी को अपॉइंट किया गया है एज फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा सभी के लिए. बैंकिंग और फाइनेंस वाले बच्चों आपके लिए सुपर इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो ये सेशन मैं आपको इसी नोट पे बता दूं कि ये सभी के लिए है. आप चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपेयर कर रहे हो, जहाँ पे भी करंट अफेयर्स आपके सिलेबस में आएगा, आपके लिए सेशन बहुत ही हेल्पफुल प्रूव होगा. ठीक है, तो डू शेयर दिस सेशन विथ ऑल योर फ्रेंड्स, वो चाहे कोई भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हूँ. ठीक है, तो बस अब इस न्यूज़ पे आते हैं हम लोग. तुहिन कांता पांडे जी को अपॉइंट किया गया सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया. और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? रिप्लेस आजकल बहुत सारा पूछा जाता है कि इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो वो भी आप ध्यान में रखिएगा. तो इन्होंने टीवी सोमनाथन जी को रिप्लेस किया है. ठीक है जी. अगली न्यूज़ आ रही है अरुण गोयल जी को. अरुण गोयल जी अपॉइंट किए गए हैं इंडियाज़ एम्बेसडर टू क्रोएशिया. तो इंडिया को ये रिप्रेजेंट करेंगे. जो इंडियन एम्बेसी होगी क्रोएशिया में, वहाँ पे ये पर्सन होंगे हमारे को इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले. ठीक है, उन्होंने किसको रिप्लेस किया है? राजू कुमार श्रीवास्तवा जी को इन्होंने रिप्लेस किया है. किसने? अरुण गोयल जी ने. ठीक है, नेक्स्ट हम न्यूज़ की तरफ चलते हैं. अगली न्यूज़ आ रही है कहाँ से? यूनाइटेड नेशन से. तो क्या कह रहे हैं? ये बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड ही न्यूज़ है. ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बेस्ड मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, तो एक इन्वेस्टमेंट एजेंसी है जो कि एक मेंबर भी है वर्ल्ड ग्रुप का एंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस का. इन्होंने अनाउंस किया है कि ये एस्टैब्लिश करेंगे मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड. एक ट्रस्ट फंड जिसमें बहुत सारे मल्टी डोनर्स होंगे, मतलब कई सारे लोग डोनेट करेंगे उस फंड में, और उस फंड का नाम होगा MIGA सोलार फैसिलिटी. ठीक है, तो ये एक सोलार फैसिलिटी बनाने के लिए ये लोग इस फंड को जो है डेवलप करेंगे. ठीक है, द फैसिलिटी, ये जो सोलार फैसिलिटी यानी कि जो सोलार पार्क बनाया जाएगा, कंबाइंस ISA's टेक्निकल एक्सपर्टाइज विद MIGA's फाइनेंसिंग कैपेसिटी. तो ISA जो है वो अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ रखेगा सबको सेटअप करने के लिए, और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ को जो टेक्नोलॉजी चाहिए रहती है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसा भी चाहिए रहता है. तो पैसा जो है वो MIGA जो ये फंड है यहाँ से हमें मिलेगा. तो दोनों मिलके एक अच्छी सी सोलार फैसिलिटी बनाएंगे. ठीक है, it has committed $2 million in seed funding to raise $10 million for the facility. तो 10 मिलियन टोटल फंड की ज़रूरत है, उसमें से 2 मिलियन जो है उन्होंने सीड फंडिंग के द्वारा कमिट करने का जो है आश्वासन दिया है. ठीक है जी, ये तो न्यूज़ थी ISA से रिलेटेड. ठीक है, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, मैंने आपको कल भी इसका स्टैटिक फैक्ट बताया था. 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फ्रांस में इसकी घोषणा की थी, और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? गुरुग्राम में. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, अब एक जो है एक टूल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है दावा सूचक और क्लेम स्टेटस ट्रैकिंग. ठीक है, दावा सूचक जो हमें इंफॉर्मेशन देता है, दावा इज़ यानी कि हमारा क्लेम, तो ये है उसका हिंदी ट्रांसलेशन. तो एक क्लेम स्टेटस चेकिंग है, ताकि जो इंश्योरेंस क्लेम्स हमने जो किए हैं उसका स्टेटस क्या हुआ, अप्रूव हुआ है, रिजेक्ट हो गया है, प्रोसेस में है, पेंडिंग है. तो वो जो है हमें बार बार इंश्योरेंस कंपनीज के चक्कर ना काटने पड़े, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है गवर्नमेंट ने. और किसने? DICGC ने, यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ने. अब DICGC क्या है? RBI की होली ओन्ड सब्सिडरी है. ठीक है, इन्होंने दावा सूचक को लॉन्च किया है. ठीक है, किसने इनॉग्रेट किया है? माइकल डी पात्रा, जो कि डेप्यूटी गवर्नर हैं RBI के, और ये चेयरमैन भी हैं DICGC के. ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है दावा सूचक का? जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक ऑनलाइन टूल होगा जो कि डिपॉजिटर्स को अलाउ करेगा टू ट्रैक द स्टेटस ऑफ देयर क्लेम्स.
जो भी उन्होंने क्लेम्स किए हैं बैंक में, दिस इज रिगार्डिंग द डिपॉजिटर्स नॉट द इंश्योरेंस, ठीक है। तो आपका जो डिपॉजिट का जो क्लेम है कि आपका डिपॉजिट आना था, या फिर अपने जो भी बैंक के लिए आपने जो भी शिकायत दर्ज की है आपके डिपॉजिट से रिलेटेड, उसका स्टेटस क्या है, ताकि बार बार आपको बैंक के चक्कर ना काटने पड़े, है ना। तो उसके लिए इन्होंने इस टूल को लॉन्च किया है, ताकि आप घर बैठे ही आप उस पोर्टल पे अपने जो है आप अपनी शिकायत का जो स्टेटस है वो जान सके, ठीक है। आपको अपना वो आपका जो कंप्लेंट नंबर होता है, ट्रैकिंग नंबर, वो डाल के आप इस प्लेटफॉर्म पे चेक कर सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब DICGC की बात है। जैसे कि मैंने कहा कि वो होली ओन्ड सब्सिडरी है RBI की। उसके रिलेटेड और भी स्टैटिक फैक्ट जान लेते हैं। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1978 पे। हेडक्वार्टर्स है मुंबई में, और चेयरमैन तो हमने पढ़ लिया था, डॉक्टर माइकल देबाबर्ता पात्रा जी, ठीक है जी। अब बैंकिंग एंड फाइनेंस की न्यूज़ हो गई है ख़त्म। अब अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। विच डे इज़ ऑब्जर्व एज नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे इन इंडिया। नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे किस दिन मनाया जाता है इंडिया में, क्यों मनाया जाता है? टू ऑनर दोज हु हैव सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ जो जीव जंतु हैं उनको बचाने के लिए, जो हमारे जंगल हैं उनको बचाने के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनके सम्मान में हम वर्ल्ड नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे मनाते हैं इंडिया में। तो कौन से दिन मनाते हैं? येस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 11 सितंबर। आज ही के दिन हम इस डे को मना रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि जिन्होंने अपनी जान गंवाई है पेड़ों को बचाने के लिए, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, उनके सम्मान में ये डे मनाया जाता है। और इसकी कब से शुरुआत की गई थी? द डेट वॉज चोजन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन 2013। तो 2013 से इसे मनाने का जो है प्रस्ताव रखा गया था। 2014 से इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच डे सेलिब्रेटेड एज दिग्विजय दिवस। दिग्विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है और वो क्यों मनाया जाता है? टू ऑनर स्वामी विवेकानंदास स्पीच एट द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स इन चिकागो। तो चिकागो में जो वर्ल्ड रिलीजन्स में पार्लियामेंट हुआ था, जो सेशन हुआ था, उसमें जो स्वामी विवेकानंद जी ने एकदम अमेजिंग सी स्पीच दी थी, उस डे को ऑनर करने के लिए हम दिग्विजय दिवस मनाते हैं। तो कौन सा है वो डे? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 11 सितंबर, ठीक है। 11 सितंबर के दिन ही उन्होंने ये स्पीच दिया था, ठीक है। चिकागो में उन्होंने ये स्पीच दिया था। तो कब हुआ था? एग्जैक्ट ईयर इज 1983 में उन्होंने स्पीच दिया था, ठीक है। दिग्विजय दिवस सेलिब्रेशन वॉज एन इनिशिएटिव टेकन बाय PM नरेंद्र मोदी जी इन 2010। तो 2010 में PM नरेंद्र मोदी जी ने इस चीज़ का प्रस्ताव रखा था कि जो है दिग्विजय दिवस मनाना चाहिए, ठीक है। ओके, मोदी जी डज ऑलवेज अच्छे ही कामों को करते आए हैं, एंड आई होप कि आगे भी वो ऐसे अच्छे काम करते हैं, ठीक है। बिकॉज हमें पता चल रहा है ना कि हमारे जो जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है हिस्ट्री में, उनके बारे में हमें अब जाके पता चल रहा है 75 सालों के बाद, राइट। सो माइट भी जो पिछली गवर्नमेंट्स थी वो इस चीज़ को सामने नहीं आने देती, या वो सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पाती थी। दिस गवर्नमेंट is making its best to represent everything, right? Okay, अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। हु सक्सीडेड डॉक्टर MM कूती। देखो अब रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन आ गया ना। तो MM कूती जी को किन्होंने रिप्लेस किया एज अ चेयरपर्सन ऑफ कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM इन NCR एंड एडजॉइनिंग एरियाज। तो जो नेशनल कैपिटल है दिल्ली NCR, उस पर जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए एक कमीशन का गठन किया गया था, जिसका नाम है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। उस कमीशन के चेयरपर्सन पहले डॉक्टर MM कूती जी थे। अब उनको किन्होंने रिप्लेस किया? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, राजेश वर्मा जी। राजेश वर्मा जी कौन थे? आपको नाम याद आ रहा है? ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, ठीक है। अब प्रेजेंट सेक्रेटरी कौन है प्रेसिडेंट के, ये आप मुझे बताइएगा, ठीक है। ओके, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइएगा। तो राजेश वर्मा जी ने अज्यूम किया है CAQM का चेयरपर्सन के तौर पे, और जैसे कि मैंने आपको बताया, और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को भी ये इनके सेक्रेटरी थे 31 अगस्त 2024 तक, ठीक है। ओके, अगली क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। वेयर विल बी द फर्स्ट ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 2024 होस्टेड बाय इंडिया बी हेल्ड। तो इंडिया होस्ट करने वाला है पहला ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस GCC, ठीक है। ये कहाँ पे होगा इंडिया में, ये आपको बताना है। देखो ये पहलिया है तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा वो आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। दिस क्वेश्चन कम्स
बिकम्स फ्रॉम द सुपरलेटिव कैटेगरी, आप इसे सुपरलेटिव कैटेगरी में डाल सकते हो, ठीक है। जो भी ऐसी पहली बार घटनाएं होती हैं वो सुपरलेटिव हो जाती हैं, ठीक है। तो यस, इंडिया में कहाँ बनाया जाएगा, न्यू दिल्ली में से होस्ट किया जाएगा। तो इंडिया पहली बार ऑर्गेनाइज करेगा इसको, ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस को, और नवंबर 25 से नवंबर 30, 2024 में ये भारत मंडपम प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में इसे होस्ट किया जाएगा, ठीक है। 5 दिनों का ये कॉन्क्लेव होगा। इट विल बी होस्टेड बाय इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इंडिया इसको होस्ट कर रहा है। और इसकी थीम क्या है, कोऑपरेटिव्स बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, ठीक है। ये आपकी थीम है, थीम याद रखिएगा, ठीक है। और द कॉन्फ्रेंस विल ऑल्सो मार्क द ऑफिशियल लॉन्च ऑफ द यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स। तो हर साल यूनाइटेड नेशंस को कई सारी थीम्स दी जाती हैं, उसमें से एक थीम है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स 2025। तो इसके भी जो है सम्मान में, इस थीम के सम्मान में ये कॉन्फ्रेंस रखा जाएगा, ठीक है जी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ यूएई's बराक न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट। तो न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट जो है यूएई का बराक, ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कई सारे फेजेस में ये चल रहा था, अब ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसलिए ये न्यूज़ में आया है। आपको बताना है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों यूएई ने इसको सेटअप किया है न्यूक्लियर पावर प्लांट को। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टू अचीव द नेट जीरो एमिशंस एंड 50% क्लीन एनर्जी बाय 2050, ठीक है। तो यस, इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। बराक न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट जो अल दाफरा में है, आबू धाबी में, इज़ फर्स्ट न्यूक्लियर फैसिलिटी इन द अरब वर्ल्ड। तो अरब वर्ल्ड, पूरे अरब कंट्रीज़ की ये फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट होगा। तो इसको आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, ठीक है। विथ इसमें 4 रिएक्टर्स होंगे। पूरे यूएई की 25% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इस एक प्लांट से पूरी की जाएगी, ठीक है। यूएई इज़ एमिंग फॉर नेट ज़ीरो एमिशन 2050 तक, 50% क्लीन एनर्जी का इनका एम है। और इसका ऑपरेशनल तो 2020 से हो गया था, बट फेजेस में, जैसे मैंने आपको कहा कि फेजेस में चल रहा था, पहले एक रिएक्टर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, अब जाके ये 2024 में पूरा बन के कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम वन द 4th इंटरनेशनल कप मेंस फुटबॉल टूर्नामेंट बाय डिफीटिंग इंडिया। तो इंडिया को डिफीट करते हुए किस टीम ने 4th इंटरनेशनल कप मेंस फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सीरिया। तो किन कंट्रीज़ के बीच में चल रहा था, सीरिया, इंडिया और मॉरिशस के बीच में ये टूर्नामेंट चल रहा था, ठीक है। और इसमें फाइनल्स में कौन आ गए, सीरिया और इंडिया आ गए फाइनल में, और सीरिया जीत गया, ठीक है जी। किसने हराया ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन आई गेस, ठीक है। तो व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे। तो सुशील कुमार शिंदे जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, यानी कि आत्मकथा। जब हम खुद के लाइफ के बारे में खुद ही लिखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑटोबायोग्राफी। जब हमारे लाइफ के बारे में कोई और व्यक्ति लिखता है तो हम उसे बायोग्राफी कहते हैं, ठीक है। तो ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में ये डिफरेंस होता है। तो सुशील कुमार जी ने अपने लाइफ के बारे में लिखा है, किस बुक में, ये आपको बताना है। ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स, ठीक है। ये उनके बायोग्राफी का नेम है, ठीक है। सुशील कुमार शिंदे जी के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो इन्होंने जो ये है ऑटोबायोग्राफी लिखी है, किसके साथ इन्होंने ये किया है, मिल के लिखा है, विथ जर्नलिस्ट एंड ऑथर राशिद किदवाई। इनके साथ इन्होंने हेल्प लेके लिखा है। और पब्लिश इस ऑटोबायोग्राफी को कौन कर रहा है, हैपर कॉलिन्स इंडिया, ठीक है। ये पब्लिशिंग हाउस है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं सुशील कुमार शिंदे जी, स्टैटिक फैक्ट में ये आपका पोर्शन आता है। तो 2003 टू 2004 तक ये रह चुके हैं महाराष्ट्र के सीएम, और यूनियन मिनिस्टर के पोजीशन पे भी ये थे 2012 टू 14 तक, और आंध्र प्रदेश के गवर्नर भी थे 2004 से 2006 तक, और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, ठीक है जी। तो ये थी आज की न्यूज़। थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। इफ़ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। बेल आइकन पे प्रेस कर देना, और सब्सक्राइब बटन पे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले क्लासेस की जो भी नोटिफिकेशंस है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव until we meet next time. Take very good care of yourself. Bye bye everyone.